हेलो एंड गुड आफ्टरनून उमंग बैच के प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आलोक चौबे, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पर। तो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई और कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, जैसा कि आपने देखा, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सम नेचुरल फिनोमिनन्स, आपका पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियो में। तो बच्चों, क्या आप सभी लोग तैयार हैं। हाँ, तो चलिए चलते हैं और हम देखते हैं आज हम किन किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे कि लाइटनिंग क्या होती है। लाइटनिंग से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपके कोर्स में, आपके सब्जेक्ट में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, और फिर हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो बच्चों, क्या आप सभी लोग तैयार हैं एक मजेदार से ट्रिप पर जाने के लिए। अगर हाँ, तो आप बैठ जाइए किसी सुरक्षित जगह पर, क्योंकि हम चलने वाले हैं आज एक एडवेंचरस जर्नी पर। उससे पहले कि बच्चों आगे हम बढ़ें, उससे पहले हम कुछ पीछे का याद कर लेते हैं कि आपने पहले क्या पढ़ रखा है। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, साइक्लोन, विंड, स्ट्रॉम, ये सारी चीजें आपने क्लास 7 में पढ़ रखा है, जिसमें आपने देखा था ये सारी चीजें बहुत डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जिससे लाइफ और प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ना, डैमेज होता है बच्चों, डैमेज होता है। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग। इस चैप्टर में बच्चों हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग, और किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे लाइटनिंग के बाद अर्थक्वेक की। लाइटनिंग और अर्थक्वेक की बात करने वाले हैं, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। अब बच्चों, और हम ये भी देखेंगे कि ये जो फिनोमिनन हो रहे हैं, लाइटनिंग और अर्थक्वेक हो रहे हैं, इन फिनोमिनन से जो होने वाला डिस्ट्रक्शन है उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, उसको भी हम देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों आगे। सबसे पहले बच्चों, लाइटनिंग होती क्या है। तो आपने देखा होगा कि जो बिजली के खंभे लगे होते हैं हमारे आसपास घरों के, हम जाते हैं तो रोड के किनारे जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि उन बिजली के खंभों से स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलती है, कुछ ऐसा। कैसा ऐसा आपने देखा होगा बच्चों, ऐसा चिंगारी निकलते हुए। कब होता है बच्चों जनरली ये, तो जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो जो वायर्स होते हैं, जब वायर्स आपस में टच होते हैं तो चिंगारी देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा बच्चों, घरों में आपने देखा होगा जब इलेक्ट्रिकल जो हमारे स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच में हम प्लग्स को लगाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनमें से चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्लग होते हैं उनमें जो वायरिंग है वो लूज होती है। तो लूज होने के कारण जो वायर्स होते हैं दो टर्मिनल के, वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण हमें फायर और फिर हम कह सकते हैं कि स्पार्क देखने को मिलता है। तो बच्चों, ये जो फिनोमिनन है ये तो आपने देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, वहां पर जो चार्जेस हैं, दो अलग अलग टर्मिनल के चार्जेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो स्पार्क देखने को मिलता है बच्चों। तो जो लाइटनिंग होती है, जिसे हम बिजली चमकना भी कहते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क ही है, पर वो जो फिनोमिनन है वो ह्यूज स्केल पर है। हमने जो बात की यहां पर, जो इलेक्ट्रिकल खंबे थे या फिर जो हमने प्लग देखे, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो रहा है, पर वो स्मॉल लेवल पर है। बात करें जब हम बिजली चमकने की या फिर लाइटनिंग की, तो वो भी सेम फिनोमिनन है, बट एट अ ह्यूज स्केल। इसके बारे में हम बात करेंगे इन डिटेल में कि ये कैसे होता है, कैसे बिजली चमकती है, आखिर क्या होता है ऐसा एटमॉस्फेयर में, जिससे कि हमें ये देखने को मिलता है। आगे चलते हैं बच्चों, उससे पहले हम देखते हैं लाइटनिंग के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग है बच्चों एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क। लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिकल स्पार्क है जो कि ह्यूज स्केल पर होता है, यानी जनरली जो हमारे घरों में होता है वो बहुत छोटे लेवल पे होता है। इस वजह से क्या होता है, हमें वहां पर कम लाइट दिखती है और जो उसकी आवाज होती है
वो हमें बहुत कम सुनाई देती है। पर आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है तो कितनी गड़गड़ाहट के साथ और कितनी तेज लाइट दिखती है हमको बच्चों, क्योंकि वो बहुत ह्यूज स्केल पर होती है। हम बात करें एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट टाइम में बच्चों जो लोग हुआ करते थे उनको पता नहीं होता था, उनको पता नहीं होता था कि ये जो बिजली चमक रही है इसका कारण क्या है। तो वो क्या समझते थे, वो लोग ऐसा समझते थे कि ये भगवान का क्रोध है, यानी जो भगवान है वो हमारे कर्मों की वजह से हम पर क्रोधित होके हमें श्राप दे रहे हैं, हमारे ऊपर अपना क्रोध बरपा रहे हैं बिजली के रूप में। क्योंकि उन्हें एक्चुअल फिनोमिनन नहीं पता था, उन्हें नहीं पता था कि इसके पीछे भी साइंस है। पर आज हमें वो चीजें पता हैं तो हम उस चीज से डरते नहीं हैं, पर हम उससे सावधानी जरूर बरतते हैं। तो बच्चों आज हम वही चीज देखेंगे, आखिर उन लोगों को जो श्राप लगता था उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है वो हम देखने वाले हैं इस क्लास में देखने वाले हैं बच्चों। अब हम समझ चुके हैं, अभी नहीं समझे हैं, समझेंगे हम इस क्लास में। पर अब हम लोगों को आपके पास इस क्लास के बाद आप लोग भी समझ जाएंगे कि बिजली जो होती है एक्चुअली क्या होता है। वो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है। जब बादलों में चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो उसके कारण बिजली कड़कती है। अभी घबराइए मत, नहीं आया है समझ में कोई बात नहीं, लेक्चर स्टार्ट हुआ है, बस आप बने रहिए। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप लोगों को मैं ये गारंटी देता हूं कि आप सभी लोग ये जो दोनों फिनोमिनन हम पढ़ने वाले हैं, लाइटनिंग और अर्थक्वेक, उनको इन डिटेल बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और किसी को समझा भी सकते हैं। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए मेरी बातों को, और जो जो पॉइंट्स बच्चों आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब जो ग्रीक्स थे वो पहले से कुछ जानते थे, 600 बीसी से ही उनको कुछ चीजें पता थी, पर उसका एक्चुअल प्रूफ नहीं था। वो प्रूफ होने में बहुत समय लग गया हमें। उन्हें क्या पता था, जो ग्रीक्स थे उन्हें क्या पता था बच्चों, तो उन्हें यह पता था कि एक एम्बर या फिर आपने देखा होगा जो कंघी होती है, कंघी को अगर हम किसी फर से या फिर अपने बालों में अपने कंघी को क्या करें, जब हम अपने बालों को कंघी से घिसते हैं तो क्या होता है, उसमें चार्ज जनरेट हो जाता है। और वो चार्ज क्या करता है, वो चार्ज छोटे छोटे पेपर पीसों को जब हम उनके पास लेके आते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा ही ग्रीक्स को पता था कि एक एम्बर जो कि एक टाइप का रेजिन होता था, उसको जब रब करते थे फर से तो उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता था। और वो चार्ज क्या करता था, वो चार्ज बाल जो हेयर होते हैं उनको अट्रैक्ट करता था। ये चीजें ग्रीक्स को पता थी और ये चीजें अभी हमको पता है ना बच्चों। पर ये जो चीज है कि जब किसी एम्बर को किसी फर से रब किया जाता है तो रब करने के बाद वो एम्बर जो हेयर होते हैं उनको अट्रैक्ट कर लेता है। ये चीजें ग्रीक्स को पता थी, पर इसका प्रूफ नहीं था, उनके पास रीजन नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा उन्हें ये चीजें भी पता थी कि जब हम अपने कपड़े निकालते हैं, जब देखा होगा आप कपड़े निकालते हैं तो क्या होता है कि कई बार हमारे जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, यानी हम जब कपड़े निकाल रहे हैं तो कपड़ों के साथ साथ हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। यानी व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पॉलिस्टर क्लॉथ योर हेयर स्टैंड ऑन द एंड। ऐसा होता होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। आपने अभी तक गौर किया है तो आगे से गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। इसके अलावा बच्चों जब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और जब हम कपड़े निकालते हैं तो आपने सुना होगा वुलन या फिर कॉटन के जो कपड़े होते हैं जब उनको हम निकालते हैं, उतारते हैं, तो क्या होता है बच्चों, उन कपड़ों में से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारी निकलती है और हमें आवाज भी सुनाई देती है। जब शांत कमरा हो, लाइट ना हो उस कमरे में, अंधेरा हो, तब हम जब कपड़े निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ चिंगारी भी निकलती है और चिंगारी के साथ क्रैकलिंग की साउंड भी आती है। ये सब चीजें महसूस की हुई हैं हमने, ये ग्रीक्स को पता था, ये चीजें उनको पता था। और बच्चों 1752 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया कि जो लाइटनिंग होता है बच्चों, और जब हम कपड़े निकालते हैं
तो उन कपड़ों में जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जो स्पार्क हमारे कपड़ों से प्रोड्यूस होता है और जो लाइटनिंग होता है, वो दोनों सेम फिनोमिनन है। वो दोनों क्या है बच्चों? सेम फिनोमिनन है। इन्होंने बताया था 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पर बच्चों उसके बाद भी हमें 2000 साल लग गए, हमें 2000 साल लग गए इसका रियलाइजेशन करने में, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं हुआ करता था, एक्चुअल रीजन नहीं था, वैलिड रीजन नहीं था, कारण नहीं था। आखिर हो रहा है ठीक है, पर क्यों? क्योंकि हम विश्वास कब करते हैं, हम भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास क्या क्यों का आंसर होता है। अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, अगर हमारे पास क्यों का वैलिड आंसर है तो हम उस चीज पर भरोसा कर लेते हैं। तो इसका भरोसा होने में बच्चों हमें 2000 साल लग गए। अब बच्चों हमें क्या समझना है? हम पढ़ने जा रहे हैं लाइटनिंग। जो लाइटनिंग है वो क्यों होती है, लाइटनिंग क्यों होती है वो हम पढ़ेंगे। पर लाइटनिंग को समझने से पहले उसके लिए जो जरूरी चीज है वो देखते हैं, और वो है बच्चे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिकल चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी जो आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी ये प्रोसेस समझने के लिए कि जो बिजली है वो कैसे चमकती है, कैसे बिजली कड़कती है। तो बच्चों हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। कौन सी प्रॉपर्टीज? तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग का मतलब क्या है? यानी जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को हम लेके रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उन पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। कैसे देखना चाहते हैं आप लोग? तो देखिए बच्चों, आप करके देखिए। ड्राई हेयर, आपके बालों में आप कंघी लीजिए, अपने बालों में कंघी को फेरिए और छोटे छोटे पेपर के पीस रखिए, टुकड़े, और बालों में कंघी को फेरने के बाद उन पेपर के पीसेस के पास कंघी लेके आइए। तो आप देखेंगे जो कंघी है उससे जो पेपर के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी बच्चों किया क्या हमने क्या किया? हमने एक प्लास्टिक का जो कंघी है उसको लिया, अपने बालों में उसको रब किया। रब करने के कारण जो कंघी है उस पर चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, और वो चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ उसने पेपर के पीसेस को उनको अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से पेपर के पीस उस कंघी से चिपक गए। इसके अलावा बच्चों जब हम एक रबर को फर से क्या करते हैं? घिसते हैं, या फिर हम उसे रब करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक रबर की रॉड है, उसको हम एक फर से जब हम रब करते हैं तो उन पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जो फर है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और रबर की जो रॉड है बच्चों उस पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो बच्चों इन दोनों फिनोमिनन से हमें क्या देखने को पता चला? इन दोनों फिनोमिनन से हमें क्या पता चला कि जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को हम एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, एक दूसरे के साथ रब करते हैं, तो उन पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, उन पर चार्ज आ जाता है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी जो थी इलेक्ट्रिकल चार्ज की वो क्या थी? चार्जिंग बाय रबिंग, यानी हम रब करके चार्ज को ला सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज। यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर प्लास्टिक की कंघी और हेयर की, हम बात कर रहे हैं रबर और फर की, हम बात कर रहे हैं ग्लास रॉड और सिल्क की। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। तो बच्चों जो चार्ज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप होते हैं, जब वो चार्ज एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस प्रकार का होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस की, तो बच्चों जो चार्जेस होते हैं वो दो टाइप के चार्ज होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों ऐसा कैसे होता है, ऐसा कब होता है? तो देखिए बच्चों हमें पता है कि इस संसार में, इस वर्ल्ड में हर एक चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, और एटम के कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन की, तो ये मोबाइल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर हो सकता है, यानी ट्रांसफर भी हो सकता है, पर जो प्रोटॉन है वो हमेशा न्यूक्लियस में ही रहता है, वो एटम से बाहर नहीं जा सकता। तो बच्चों अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल एटम की,
किसी न्यूट्रल एटम की, जैसे कि ये सोडियम है, ठीक है बच्चों, ये है सोडियम, ये एक न्यूट्रल एटम है, ये एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम का मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही प्रोटॉन हैं। तो इस पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज 11 पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सोडियम है ये कैसा है, ये किस कंडीशन में, ये है न्यूट्रल कंडीशन पर, क्योंकि इस पे जो टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है बच्चों वो कितना है, 0 है, टोटल चार्ज 0 है। पर बच्चों अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, यानी इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो क्या होगा बच्चों, अब इस सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन बचेंगे, यानी 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो अब बच्चों कौन सा चार्ज ज्यादा होगा इस सोडियम पर, कौन सा चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इसका मतलब अब ये जो सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी इन सारी बात को हम एक सिंगल लाइन में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूजर पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन गेनर पर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी बच्चों जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो हमने देख लिया बच्चों कि जो चार्जेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और एक हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इन चार्जेस का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, इन चार्जेस का इंटरेक्शन कैसे होता है, यानी जब इनको पास में लाया जाता है तो ये कैसे बिहेव करते हैं। तो बच्चों आई होप कि आप सभी को पता होगा, जब 2 अपोजिट चार्जेस को पास लेके आया जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, ये क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। जब इन दोनों को हम पास में लेके आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और चिपक जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2 सेम चार्जेस की, ये देखिए 2 नेगेटिव चार्जेस और 2 पॉजिटिव चार्जेस, वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी इसको देख के हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। आप देख सकते हैं बच्चों, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस की प्रॉपर्टी में टाइप्स ऑफ चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी पर जो कि है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो बच्चों ट्रांसफर ऑफ चार्जेस क्या है, इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास लेते हैं। ये क्या है बच्चों, ये है एक ग्लास। हमने एक ग्लास लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस ग्लास को हम एक कार्डबोर्ड से ढक देते हैं। हम इस ग्लास को एक कार्डबोर्ड से ढक देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये है बच्चों एक कार्डबोर्ड। हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसे हमने एक कार्डबोर्ड से ढक दिया। हमने इस ग्लास को कार्डबोर्ड से ढक दिया। अब हम इस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल करते हैं। हमने इस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल कर दिया। अब बच्चों होल करने के बाद हम क्या करते हैं, इस होल में से एक मेटल वायर, या फिर हम कह सकते हैं मेटल की पेपर क्लिप को हम इंसर्ट करते हैं इस ग्लास में। ये क्या है बच्चों, ये एक मेटल रॉड, हम कह देते हैं इसे, ये एक मेटल रॉड है। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल किया, उसके अंदर हमने एक मेटल की रॉड को इंसर्ट कर दिया। हमने इसके अंदर एक मेटल की रॉड को इंसर्ट कर दिया। अब मेटल की रॉड को इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हमने 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले ली।
यहाँ पर हमने 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले ली। अब बच्चों हमने 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले ली, जो कि आप देख सकते हैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक ग्लास लिया, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड में छोटा सा होल करके उसमें एक मेटल की रॉड डाली है और उस मेटल की रॉड से 2 एल्यूमिनियम की स्ट्रिप को हमने अटैच कर दिया। अब अटैच करने के बाद हम इसको यहां पर एक ग्लास रॉड, हम बच्चों एक ग्लास रॉड लेते हैं और इस ग्लास रॉड को हम सिल्क के कपड़े से, हम एक सिल्क का टुकड़ा लेते हैं, इस ग्लास रॉड को उस सिल्क के टुकड़े से रब करते हैं और रब करने के कारण, रबिंग के कारण इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो बच्चों हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय रबिंग, हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल चार्ज की, चार्जिंग बाय रबिंग। जब हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क के टुकड़े से रब किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। चूंकि बच्चों ये भी मेटल रॉड का ही हिस्सा है, तो जब ये ग्लास रॉड इस मेटल रॉड के कांटेक्ट में आएगी तो दोनों के कांटेक्ट में आने के कारण यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस मेटल रॉड के थ्रू वो इन एल्यूमिनियम की जो स्ट्रिप्स थी यहां पर चार्ज आ जाएगा। जब ये चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम के स्ट्रिप हैं इनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो बच्चों इनमें हमें ये चेंजेस देखने को मिलेगा कि ये जो एल्यूमिनियम की स्ट्रिप हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी बच्चों। क्यों? क्योंकि इस ग्लास रॉड पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस मेटल के थ्रू इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप पर आ गया और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आया, और दोनों स्ट्रिप पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गई, क्योंकि हमें पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब बच्चों हमने ये मेटल रॉड ही क्यों लिया यहां पर, क्योंकि हमें पता है मेटल क्या होता है, मेटल एक अच्छा कंडक्टर होता है। मेटल क्या होता है बच्चों, गुड कंडक्टर होता है, और गुड कंडक्टर होने की वजह से वो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। इसी वजह से यहां से चार्जेस फ्लो होते हुए इस एल्यूमिनियम के स्ट्रिप पर आए और यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से ये स्ट्रिप एक दूसरे से दूर हो गई। तो बच्चों आपने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि यहां पर जो चार्ज जनरेट हो रहा है वो ट्रांसफर होके दूसरी जगह भी जा रहा है। तो यही होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। आप चाहें तो इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करके देख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें 3 वायर होते हैं। बच्चों जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें 3 वायर होते हैं। एक होता है न्यूट्रल वायर, इसके बाद एक होता है लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर होता है बच्चों, एक लाइव वायर होता है, और एक होता है अर्थिंग। देखा होगा बच्चों, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक होता है लाइव वायर, और एक होता है अर्थिंग। बच्चों अर्थिंग क्या होता है, तो बच्चों अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। यानी किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में चार्ज को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस कहलाती है उस प्रोसेस को कहा जाता है अर्थिंग। और हमारे घरों में हम एक अर्थिंग वायर भी यूज करते हैं। अर्थिंग तो पता चल गया हमें, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में चार्ज को ट्रांसफर करने की प्रोसेस कहलाती है अर्थिंग। और बच्चों हम बात कर रहे थे अपने घरों में लगे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहां पर 3 टाइप के वायर होते हैं, न्यूट्रल, लाइव और अर्थिंग वायर। अब इस अर्थिंग वायर का काम क्या होता है बच्चों, तो इस अर्थिंग वायर का काम होता है बच्चों कि हमारे घरों में लगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं बच्चों, अगर उन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में से इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज होता है, तो वो लीकेज इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट अर्थ सरफेस में चला जाता है और हमारे घरों में होने वाले डैमेज से हमको और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाता है। यानी अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग
to protect us from electrical shock due to any leakage of electric current, any leakage of electric current। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसफर ऑफ चार्ज के क्या इंपॉर्टेंस है। यहां पर अगर चार्ज ट्रांसफर नहीं होता तो क्या होता बच्चों, जो लीकेज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट का उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा डैमेज होता। अब बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की वो हम तीनों देख सकते हैं। देखिए कैसे। यहां पर क्या हुआ बच्चों, जो ग्लास रॉड थी जब उसको हमने सिल्क के कपड़े से रब किया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। दूसरी हमने पढ़ी थी बच्चों टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप पर पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हो गए, यानी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने देख ली। और तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और वो एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है। यानी यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में हमें तीनों प्रॉपर्टीज देखने को मिली। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर हमने बात कर ली चार्जेस की, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं, वो कैसे जनरेट होते हैं हमने पढ़ा। चार्जिंग बाय रबिंग हमने पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली, हमने तीनों प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। किसकी बच्चों, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की। अब हम बात करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, यानी जो बिजली चमकती है, जो बिजली कड़कती है, जो लाइटनिंग होती है वो आखिर होती क्यों है, वो होती क्यों है। तो बच्चों जब कभी भी थंडरस्ट्रोम आता है, यानी जब कभी हवाएं तूफान चलते हैं तो क्या होता है, जो गर्म हवाएं होती हैं जो कि अर्थ के कांटेक्ट में आने से गर्म होती हैं, वो गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाने लगती हैं, वो हवाएं ऊपर की ओर जाने लगती हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये है एयर। हवाएं ऊपर की ओर जाने लगती हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यानी जो पानी की बूंदें हैं बच्चों, वो नीचे की ओर आने लगती हैं, पानी की बूंदें नीचे की ओर आने लगती हैं। क्या होता है बच्चों, जब हवाएं चलती हैं बहुत तेज तो गर्म हवाएं जो होती हैं वो ऊपर की ओर जाने लगती हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की ओर आने लगती हैं। और इसी कारण जब हवाएं ऊपर जाती हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं तो क्या होता है, इन वाटर और एयर के मूवमेंट के कारण जो बच्चों जो चार्जेस होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में हैं, वो चार्जेस क्या होते हैं, जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनमें से कुछ चार्जेस ऊपर चले जाते हैं और कुछ चार्जेस नीचे आ जाते हैं। और ऊपर नीचे आने के कारण जो ऊपर बादल होते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं बच्चों, ये जो मूवमेंट हो रहा है, एयर ऊपर जा रही है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहा है, इनके मूवमेंट के कारण जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाले बादल हैं बच्चों, वहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, और जो नीचे बादल होते हैं उन बादलों पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। अब बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊपर के बादलों पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, नीचे के बादलों पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, और ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में जो चार्जेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो बच्चों जो हमारी एयर होती है, आपने पढ़ा होगा एयर क्या होता है, एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना बच्चों। पर जब इतने ह्यूज अमाउंट में जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं बादलों में, और जब ये बादल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो एयर है जो कि बैड कंडक्टर होती है, वो एयर भी खुद को रोक नहीं पाती है अपने अंदर से करंट फ्लो होने में, यानी खुद को वो रेजिस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में है। तो बच्चों क्या होता है, जब ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए हैं, ऊपर जो बादल हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले बादलों पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता है, जब ये बादल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है बच्चों, बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, यानी हमें लाइटनिंग दिखाई देती है।
क्या हुआ एक बार फिर से दिखाऊं बच्चों। तो देखिए क्या था, जब एयर ऊपर गई, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आया, तो चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, ऊपर वाले बादलों पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे बादलों पर नेगेटिव चार्ज। और जब ये बादल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है और वही हमें दिखाई देती है इन फॉर्म ऑफ लाइट। और उसके साथ साथ हमें गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है बहुत तेज। अब बच्चों क्या होता है कि जो बिजली है वो हमें पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज कुछ समय बाद आती है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो ज्यादा होती है। किससे? स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो बच्चों साउंड की स्पीड से लाइट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से बिजली जो चमकती है वो पहले दिखाई देती है और उसकी जो आवाज है वो बाद में आती है, आवाज हमें बाद में आती है। तो बच्चों ये था सिंपल सा स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है बिजली कड़कने की। हमने चार्जेस के बारे में क्यों पढ़ा प्रॉपर्टीज? क्योंकि यहां पर चार्जेस की वजह से ही, जो चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं और उनके इंटरेक्शन से ही बिजली कड़कती है, तो इस वजह से हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो ये होता है बच्चों स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। जो चीजें मैंने आपको बोला वही चीजें यहां पर लिखी हैं, एक बार बता देता हूं मैं। Due to the development of thunderstorm, the air current moves upward while the water droplets move downward. जो एयर करंट है वो ऊपर की ओर जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहा है। इन मूवमेंट के कारण जो चार्जेस हैं बच्चों उनका सेपरेशन होता है। मूवमेंट के कारण चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज ऊपर, पॉजिटिव चार्ज ऊपर, और नेगेटिव चार्ज कहां पर आ जाते हैं बच्चों? नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाते हैं। और जब ये चार्जेस क्या होते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, हाई अमाउंट में होते हैं, तो जो एयर जो कि पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाता है करंट फ्लो होने से। जो एयर होती है जो कि पुअर कंडक्टर होती है वो भी खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाती है करंट को फ्लो होने देने से। और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो बच्चों क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे से मिलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि हमने देखा जो पॉजिटिव चार्ज बादल थे और जो नेगेटिव चार्ज बादल थे, जब वो एक दूसरे से मिले तो क्या हुआ? स्ट्रीक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, यानी बिजली कड़की, जिसमें हमें लाइट और साउंड सुनाई दिया, लाइट और साउंड सुनाई दिया। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों? इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ये जो प्रोसेस कहलाता है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो आई होप कि अब आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिजली कैसे चमकती है। तो बच्चों अगली बार जब कभी भी आप देखें बिजली कैसे चमकती है, तो ये जो सीन है जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, ये सीन आपके माइंड में आना चाहिए। आपके माइंड में ये सारी चीजें क्लिक होनी चाहिए कि आखिर बिजली कैसे चमक रही है। तो जैसा ही आप बिजली चमकते हुए देखें तो आपके दिमाग में आना चाहिए जो थंडरस्टॉर्म था, हवाएं चली, उसकी वजह से जो एयर करंट था वो ऊपर गया, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आई, जिसकी वजह से चार्जेस का सेपरेशन हुआ। ऊपर वाले बादलों पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, वहीं नीचे वाले बादलों पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। जो एयर पुअर कंडक्टर थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो भी अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है क्योंकि चार्जेस ह्यूज अमाउंट में एक्यूमुलेट हुए हैं। और जब चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, यानी बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं, तो उनके टकराने के कारण क्या होता है बच्चों? लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं बिजली कड़कना या फिर लाइटनिंग। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो बच्चों ये जो फिनोमिनन है, जो मैंने अभी आपको ये चीजें बोली, जब कभी भी आप बिजली कड़कते हुए देखें, आपके माइंड में ये सारी चीजें चलनी चाहिए, आपके सामने से ये सारी चीजें गुजर जानी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चों। अब लाइटनिंग, ठीक है, बिजली जब चमक रही है, बिजली कड़क रही है, तो वो हमारे लिए क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव भी होती है बच्चों। उससे लाइफ और प्रॉपर्टी में भी क्या होता है? बहुत डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो उस डिस्ट्रक्शन को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब हमें पता नहीं होता है कि बिजली कब चमकने वाली है, कब नहीं, बिजली कब कड़कने वाली है, कब नहीं। तो जब हमें वो चीजें नहीं पता है कि कब होने वाला है वो फिनोमिनन, तो हम क्या कर सकते हैं? जब वो चीज हो रही है तो उस दौरान हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें एक सेफ प्लेस ढूंढना होता है।
हम जहां कहीं भी हैं हम एक सेफ प्लेस ढूंढते हैं और उस सेफ प्लेस में चले जाते हैं। जैसे कि कोई घर या फिर बिल्डिंग, कोई घर या फिर बिल्डिंग वो एक सेफ प्लेस होता है जो कि हमें बिजली से बचाता है। अब बच्चों हो सकता है कि उस दौरान आप घर से बाहर हो, आउटसाइड हो आप, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको किसी भी ओपन व्हीकल में नहीं रहना चाहिए, जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार, ये सेफ नहीं होती हैं क्योंकि टोटली ओपन होती हैं, तो आप टारगेट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो बिजली कड़कती है और हम अगर आउटसाइड हैं तो इन सारे सोर्सेज से हमें दूर रहना चाहिए। हम ओपन फील्ड में, टॉल ट्रीज में, शेल्टर इन पार्क में, ये सब भी क्या करते हैं, हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, अगर हम जंगल में हैं तो आप देखिए, अगर आपके पास छुपने के लिए अगर कोई जगह नहीं है तो जो छोटे पेड़ होते हैं आप उनके नीचे जाइए, बड़े पेड़ों के नीचे नहीं जाना चाहिए। सपोज हो सकता है ये सारी चीजें भी ना हो, पेड़ ना हो, कोई घर ना हो, तो फिर क्या करें, तो आपको अपने दोनों पैरों को कुछ ऐसे मोड़ के और अपने सर को झुका के अपने हाथों के बीच में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो एकदम छोटा हो जाता है, हम छोटे शेप में हो जाते हैं, और जो टारगेट होता है यानी जो बिजली कड़क रही है, बिजली का अटैक होने के लिए जो हमारी बॉडी एक टारगेट थी वो अब छोटा हो गया है, तो ये हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। हम इस कंडीशन में खुद को सेफ रख सकते हैं जब हम आउटसाइड हो। जब हम इनसाइड हो, जब हम घर में हो, तब हमें क्या करना चाहिए, जब हम घर में हो तो बच्चों, तो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि टेलीफोन हो गया, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल वायर्स और मेटल पाइप्स होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में बच्चों लगे हुए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, और मेटल पाइप्स भी गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं। तो अगर हम इनके कांटेक्ट में रहे बिजली कड़कने के दौरान तो हो सकता है हमें करंट लग जाए। तो बिजली जब कड़कती है तो हमें इन दोनों चीजों के कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर, टीवी, इन सभी को अनप्लग्ड कर देना चाहिए, इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बिजली कड़कते हुए अगर ये अप्लायंसेस यूज हो रहे हो, ये ऑन हो, तो आग लगने के चांसेस होते हैं। तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। आप जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट है बच्चों, आप उनको ऑन रख सकते हो, क्योंकि ये कोई डैमेज या फिर कोई हार्म कॉज नहीं करते हैं, ये कोई डैमेज और हार्म कॉज नहीं कर सकते हैं। तो आप बल्ब्स को ओपन रहने दे सकते हो। बाकी जो भी अप्लायंसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर, टीवी, तो आपको इन्हें बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों ये थे लाइटनिंग सेफ्टी के कुछ प्रिकॉशंस कि हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, लाइटनिंग क्या थी। लाइटनिंग के पहले हमने देखा था कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, जिसमें हमने देखा था चार्जिंग बाय रबिंग, हमने क्या देखा था बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, और फिर हमने देख लिया स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। फिर उसके बाद हमने देखा लाइटनिंग सेफ्टी, जब लाइटनिंग होती है तो हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। अब बच्चों ये सारी चीजें आपने देख ली, ओके, ये सारी चीजें देख ली अब आपने। अब हम चलते हैं आगे अपने लेक्चर में, जहां पर हम बात करेंगे लाइटनिंग कंडक्टर की। सर ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? तो बच्चों आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम लोग चीजों के बारे में जानते जाते हैं, हमें पता होता जाता है, हम क्या करते हैं, जो खतरा होता है उससे अवॉइड करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास नॉलेज है, तो उसका यूज करके हम खुद को जितना ज्यादा से ज्यादा सेफ रख सकते हैं हम रखते हैं। बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? तो लाइटनिंग कंडक्टर देखिए, यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है बच्चों, ये एक बिल्डिंग है। क्या किया जाता है इस बिल्डिंग में, अब इन केस कभी क्या हो, लाइटनिंग हो, अगर बिजली चमकती है तो हो सकता है कि इस बिल्डिंग में लाइटनिंग गिरे, यानी यहाँ पर बिजली गिरे, और उसकी वजह से यहाँ पर डैमेज हो सकता है, यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन लोगों को बचाने के लिए बच्चों क्या किया जाता है कि इस बिल्डिंग के एक सिरे में, यानी इस बिल्डिंग से ऊंचाई पर, कुछ ऊंचाई पर क्या किया जाता है, एक मेटल का पाइप यूज किया जाता है।
यानी बिल्डिंग से ऊंचाई पर, यानी बिल्डिंग की हाइट का नहीं होता है बच्चों, बिल्डिंग से भी वो और ऊंचा होता है। एक मेटल होता है, एक कंडक्टर होता है, और इसे क्या किया जाता है, बिल्डिंग के अंदर से इसको पास कराया जाता है, और ये नीचे ग्राउंड में, ग्राउंड, ये नीचे बच्चों ग्राउंड में क्या होता है, इसको डग करके, एक गड्ढा करके, इसको मेटल के वायर को, इस मेटल के पाइप को गड्ढे में ढक दिया जाता है। अब बच्चों होता क्या है, ऐसा क्यों करते हैं कि ये जो मेटल वायर है जो कि बिल्डिंग से बहुत ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचाई पर है, तो जब बिजली गिरती है, बिजली गिरती है तो वो बिल्डिंग से पहले इस मेटल के पाइप को इस कंडक्टर पर गिरेगी, इसको कैच करेगी। यानी बिजली इस बिल्डिंग की जगह इस पर गिरती है, और इस पर गिरती है तो इसे एक पाथ मिलता है, इसे एक पाथ मिलता है, जिस पाथ के थ्रू वो ट्रेवल होते हुए कहाँ चली जाती है, अर्थ सरफेस में। जिस मेटल के वायर के थ्रू जो बिजली गिरी है, बिजली जो कड़की है, वो बिजली क्या होती है बच्चों, ट्रेवल होते हुए अर्थ सरफेस में चली जाती है, और उस बिल्डिंग को उस लाइटनिंग से होने वाले हार्म और डैमेज से बचाती है। तो इसी चीज को, ये जो बच्चों यूज किया गया है, मेटल का जो वायर है, जो डिवाइस है, इसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग होता क्या है ये, तो ये एक मेटेलिक रॉड होता है जो कि बिल्डिंग से टॉलर होता है, और इसे इंस्टॉल किया जाता है बिल्डिंग की वॉल में। कब, जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तभी, जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है तभी। इस का एक एंड क्या होता है, आउट यानी बाहर रहता है एयर में, और जो दूसरा एंड है वो कहाँ रहता है, ग्राउंड में, उसको बरीड किया हुआ रहता है। जो रॉड होता है बच्चों वो क्या करता है, इजी रूट प्रोवाइड करता है इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए, कहां तक, ग्राउंड तक। तो ये होता है बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर। अब आपने बच्चों एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, उसको आपने देखा होगा, वहां पर बहुत ही ऊंचाई पर जब आप देखेंगे तो उसकी जो टिप है वो क्या है, एक मेटल की बनी हुई है। क्यों, अब आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग्स को बचाता है लाइटनिंग के इफेक्ट से, उससे होने वाले डैमेज से। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम अपने दूसरे फिनोमिनन का, जो है अर्थक्वेक। हमने अभी तक लाइटनिंग से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ ली हैं, लाइटनिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसमें क्या करना चाहिए हमें, कौन से मेजर्स यूज करने चाहिए हमें, कौन से प्रिकॉशंस लेना चाहिए, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये सारी चीजें हमने बात कर ली है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर में जो दूसरी चीज है, अर्थक्वेक, जिसे हम कहते हैं भूकंप। क्या होता है अर्थक्वेक, क्या होता है भूकंप, तो चलिए बच्चों, अर्थक्वेक क्या होता है अब मैं आपको बताऊं। बच्चों जो हमारी अर्थ है, जो अर्थ है, आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों को जो अर्थ है उसके कितने लेयर होते हैं। अर्थ का जो अपर लेयर होता है बच्चों उसे हम कहते हैं क्रस्ट। अर्थ के अपर लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, उसके नीचे वाले लेयर को हम कहते हैं मेंटल। ये जो अपर लेयर है बच्चों ये है क्रस्ट, इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मेंटल, और इसके नीचे होता है आउटर कोर, और ये होता है इनर कोर। ये है बच्चों आउटर कोर, और इसके अंदर जो है ये कहलाता है इनर कोर। ये बच्चों जो मेंटल है ये कैसा होता है, ये मोल्टेन फॉर्म में होता है, ये मोल्टेन फॉर्म में होता है, यानी ये पिघला हुआ मटेरियल होता है, ये पिघला हुआ मटेरियल होता है। ये बच्चों अर्थ का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और जो क्रस्ट है ये कैसा है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है। अब बच्चों जो हमारी क्रस्ट है, जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा है, यानी जो क्रस्ट है, वो एक सिंगल लेयर में नहीं है, वो एक सिंगल लेयर में नहीं है, वो डिफरेंट प्लेट्स में टूटी हुई है। यानी जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा है जिसने अर्थ को कवर कर रखा है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो बच्चों छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है। छोटे छोटे नहीं है, अर्थ है तो बहुत बड़े हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो टुकड़ों के रूप में है, बहुत बड़े बड़े टुकड़ों के फॉर्म में है। जैसा कैसा है, तो ये देखिए यहां पर, ये है बच्चों अर्थ, ये अर्थ है। अब देख सकते हैं आप, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, ये जो इंडियन कॉन्टिनेंट है, एक टुकड़ा ये है जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं बच्चों। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है एक, इसके अलावा एक यूरोपियन है,
ये सारे क्या है बच्चों, छोटे छोटे प्लेट्स हैं। और प्लेट्स आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए ये क्या है, छोटे छोटे प्लेट्स हैं। यानी जो अर्थ क्रस्ट है, जो ऊपरी हिस्सा है अर्थ का, वो प्लेट्स के फॉर्म में है, ना कि एक सिंगल। अब क्या होता है बच्चों, जब ये प्लेट्स, अब ये प्लेट्स किसके ऊपर हैं, तो ये है मेंटल के ऊपर, जो कि किस फॉर्म में है, मॉल्टन फॉर्म में है। और जब वो मॉल्टन फॉर्म में मूव करता है तो उसकी वजह से जो प्लेट्स होती हैं उनमें भी मूवमेंट होता है, उनमें भी मूवमेंट होता है बच्चों। और उनमें मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, उनमें मूवमेंट होने के कारण आप देख सकते हैं कि उनमें जब मूवमेंट होता है तो वो जो प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, कभी वो एक दूसरे से आके टकरा जाती हैं, कभी एक दूसरे के नीचे आ जाती हैं। तो क्या होता है, उनके स्लाइड होने से, उनके टकराने से इन प्लेट्स में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, इन प्लेट्स में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वही डिस्टरबेंस क्या होता है, उसी डिस्टरबेंस के कारण अर्थ जो है वो सेक करने लगती है। क्या होता है, सडन उसमें सेकिंग होने लगती है, यानी कंपन होने लगता है, हिलने लगता है। उससे ही हम कहते हैं अर्थक्वेक, भूकंप। इसके अलावा, इस मूवमेंट के अलावा बच्चों, जब ज्वालामुखी निकलते हैं बच्चों, तो भी क्या होता है, ये देखिए जब ज्वालामुखी निकल रहे हैं तो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। यानी उन प्लेट्स में डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, और डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से सडन मूवमेंट होता है। यानी अर्थक्वेक क्या है, एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। यानी बच्चों अर्थ क्रस्ट में क्या हो, सडन सेकिंग है, यानी अचानक से वो हिलने लगे, और जो कि बहुत कम समय के लिए होता है, उस फिनोमिनन को, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्थक्वेक। और ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट क्या होता है बच्चों, डिस्टरबेंस होता है। जो कि हमने देखा, जो मॉल्टन स्टेट में मेंटल होता है उसके ऊपर क्रस्ट है, क्रस्ट पे नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, वो प्लेट्स मूव करती हैं, और जब वो प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, टकराती हैं, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंस होता है। और उसी डिस्टरबेंस की वजह से जो अर्थ है वो उसमें सडन शेकिंग होता है, यानी वो कंपन होने लगता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आई, टकराई, तो जिसकी वजह से ये कंपन होने लगा, ये सारी चीजें हिलने लगी हैं। अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस्ड। यानी बच्चों जो अर्थक्वेक है, अब वो अर्थक्वेक कब आता है, तो ऐसा कहा जाता है कि हर समय, अभी जिस समय आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस समय भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा होगा। पर क्या होता है बच्चों, जो सारे अर्थक्वेक आते हैं वो सारे क्या होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं कि जिन्हें नोटिस भी किया जा सके, यानी वो बहुत छोटे होते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से उन्हें नोटिस नहीं किया जा सकता है। तो किन अर्थक्वेक्स को नोटिस किया जाता है, जो कि बहुत बड़े होते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, उन अर्थक्वेक को नोटिस किया जाता है। तो बच्चों कुछ अर्थक्वेक आते हैं जो कि लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी जो बड़े अर्थक्वेक होते हैं, जो मेजर होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है। अगर बहुत जल्दी जल्दी आते तो क्या होता, सारी चीजें सब जल्दी खत्म हो जाती। तो बहुत लेस फ्रीक्वेंट होते हैं मेजर अर्थक्वेक। अब बच्चों जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं, वो इमेंस डैमेज करते हैं बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स और पीपल। यानी जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर अर्थक्वेक आ रहा है, वहां पर सारा जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं। ये बहुत ही ज्यादा लॉस करते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों में बहुत ही लोगों की मौत हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कि डैमेज हो जाती है। अर्थक्वेक की वजह से बच्चों और भी चीजें होती हैं, जैसे फ्लड आ जाता है, लैंडस्लाइड होता है, सुनामीज आती हैं। यानी अर्थक्वेक इन सारे इवेंट्स को होने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब बच्चों कुछ एग्जाम्पल अर्थक्वेक का एग्जाम्पल बच्चों, तो एक सुनामी क्या होती है बच्चों, जब समुद्र के अंदर आए, जब अर्थक्वेक है वो समुद्र के अंदर आए तो उसे हम सुनामी कह देते हैं। सुनामी बच्चों
26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी, बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, कोस्टल एरियाज हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्या हुआ था, लॉस हुआ था। कोस्टल एरियाज में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी। तो बच्चों ये है अर्थक्वेक। अभी तक हमने देख लिया अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक क्या है? सडन डिस्टर्बेंस यानी सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट के नीचे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और उसी डिस्टर्बेंस के कारण अर्थ क्या होती है, सडनली शेक करने लगती है, शेकिंग होती है बच्चों, जिसकी वजह से इमेंस डैमेज होता है। जो बिल्डिंग होती हैं, जो ब्रिजेस होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं लोगों की, इंसान होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सब में डैमेज होता है। एक एग्जांपल यहां पर हमने देखा। अब बच्चों जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक क्या होता है, किसकी वजह से हो रहा है? मूवमेंट्स ऑफ प्लेट की वजह से। बच्चों जो अर्थक्वेक हो रहा है वो मूवमेंट्स ऑफ प्लेट की वजह से हो रहा है। तो वो बाउंड्रीज जहां पर अर्थक्वेक होता है, यानी वो बाउंड्रीज प्लेट्स की जहां पर वीक जोन है और जहां पर अर्थक्वेक आता है, उन बाउंड्रीज को क्या कहा जाता है? उन बाउंड्रीज को कहा जाता है सेस्मिक और फॉल्ट जोन। सेस्मिक और फॉल्ट जोन। इसका मतलब बच्चों देखें, ये अगर एक ये प्लेट का हिस्सा है और ये एक प्लेट का हिस्सा है, तो जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराएंगी, तो क्या होगा, यहां पर जो डैमेज का लेवल होगा वो मैक्सिमम होगा, यहां पर डैमेज का लेवल मैक्सिमम होगा। तो इन जोन को, इन एरियाज को क्या कहा जाता है? सेस्मिक या फिर फॉल्ट जोन। सेस्मिक और फॉल्ट जोन, जहां पर डैमेज होने की संभावनाएं जो होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। और बच्चों अगर हम बात करें इंडिया में बच्चों, तो इंडिया में वो जगह कहाँ सी है? वो है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, होल नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये वो एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक का जो डैमेज है वो मैक्सिमम होता है। अर्थक्वेक का डैमेज मैक्सिमम होता है क्योंकि बच्चों जो इंडियन प्लेट है, जब वो जाके हिमालय से टकराती है, तो वहां पर जो जोन है वो कौन सा जोन है? वो सेस्मिक या फिर फॉल्ट जोन है, वो वीक एरिया है। वहां पर अर्थक्वेक की वजह से डैमेज सबसे ज्यादा होता है। तो बच्चों ये है डेंजर जोन। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी कुछ ऐसे जोन है जहां पर, जिनको हम डेंजर जोन कहते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब बच्चों जो पावर होती है अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक जो आया है वो कितनी पावर का आया है। अर्थक्वेक क्या है, कहीं पर स्लो आता है, उसकी पावर कम होती है, मैग्नीट्यूड कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। यानी अर्थक्वेक की जो पावर है उसको कैसे मेजर किया जाता है? तो उसको मेजर किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड से। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो वो ज्यादा डैमेज क्रिएट करेगा, अगर कम मैग्नीट्यूड का है तो वो कम डैमेज क्रिएट करेगा। और ये मेजर कैसे किया जाता है? मैग्नीट्यूड। तो इसको मेजर किया जाता है एक स्केल से, उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल, जिससे मेजर किया जाता है कि जो अर्थक्वेक आया है उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। ओके बच्चों, अब ये एक क्या है, ये एक डिवाइस है जिससे मेजर किया जाता है अर्थक्वेक। बच्चों द ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दीज आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। यानी जब कंपन होता है अर्थ सरफेस पर, तो उस कंपन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती हैं अर्थ सरफेस पर, उन वेव्स को सेस्मिक वेव कहा जाता है। और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि उन वेव्स को रिकॉर्ड करे, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। यानी बच्चों जब अर्थक्वेक आया तो जो अर्थ है वो शेक होने लगी, यानी वो हिलने लगी, यानी जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस हुआ अर्थ सरफेस पर, और उस वेव को कहा जाता है सेस्मिक वेव्स। और वो इंस्ट्रूमेंट जो कि उन वेव्स को रिकॉर्ड करे, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। कुछ ऐसा होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये सपोर्ट लगा होता है, और इससे एक ये पेंडुलम लगा होता है। ये पेंडुलम में नीचे एक पॉइंट होता है, यहाँ पर व्हाइट पेपर होता है। जब ये हिलता है तो क्या होता है, ये आप देख सकते हैं ऐसे वेव्स बनाता है, ऐसे वेव्स जनरेट करता है। इसे हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। बात करें अगर बच्चों हम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक जब आता है तो
कैसे हमें खुद को बचाना चाहिए, कैसे हमें खुद को बचाना चाहिए। अगर हम घर पे हैं, अगर आप घर पे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें शेल्टर यानी हमें किसी टेबल या फिर किसी ऐसी चीज जो कि क्या है, मजबूत हो, जो कि रुकी हुई हो, उस चीज के नीचे छुप जाना चाहिए। हमें किसी चीज के नीचे छुपना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। हमें उन सारे ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए जो कि बहुत भारी, ये बहुत लंबे हैं और जो कि हमारे ऊपर गिर सकते हैं। जैसे कि कोई पेड़ हो गया, या फिर हम बात कर रहे हैं अपने घर के अंदर है तो हम बात करें कोई अलमारी है जो कि हिल रही है, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो हमारे ऊपर गिर सकता है। इफ यू आर इन बेड, अगर आप बेड में हैं तो आप वहां से मत उठिए। आप क्या कीजिए, एक पिलो से अपने सर को ढक लीजिए, एक पिलो से अपने सर को ढक लीजिए। ये सब चीजें अर्थक्वेक से आपको बचा सकती हैं, ये बचा सकती हैं, पर बचाएंगी ही, ये तो डिपेंड करेगा कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर आप घर से बाहर हैं, अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप घर से बाहर हैं तो बच्चों सबसे पहले आप एक क्लियर स्पॉट फाइंड कीजिए जो कि बिल्डिंग्स, ट्री और ओवरहेड पावर से क्या हो, दूर हो, ओवरहेड पावर से दूर हो। यानी आप किसी बिल्डिंग, किसी पेड़ या फिर किसी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उनसे दूर रहिए, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो ये सारी चीजों पे डैमेज होता है और हो सकता है ये सारी चीजें कोलैप्स होके आपके ऊपर गिर जाए। तो इस वजह से हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी कार बस में हैं तो आप उससे बाहर मत आइए, आप कार और बस में से बाहर मत आइए। और आप ड्राइवर से कहिए कि वो क्या करे, स्लोली, धीरे धीरे सारे स्पॉट्स को क्लियर कर जाए, धीरे धीरे क्लियर कर जाए। और आपको उन सारे व्हीकल से तब तक बाहर नहीं आना चाहिए, तब तक बाहर नहीं आना चाहिए जब तक कि कंपन एकदम रुक ना जाए, जब तक कि कंपन रुक ना जाए। तो बच्चों ये थे कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थक्वेक कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों वो एरियाज जहां पर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली आता है, वहां पर आजकल क्या किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करके वहां पर क्या करते हैं हम, अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज होता है वो डैमेज रहित, यानी वो डैमेज ना हो, ऐसे घर बनाए जाते हैं, ऐसे घर बनाए जाते हैं। वहां पर नए आर्किटेक्चर, नए इंजीनियरिंग का यूज करके, वहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके घरों को बनाया जाता है। वहां पर सीमेंट या फिर ईंट की जगह लकड़ी के घरों को बनाया जाता है जो लचीले होते हैं और वो कंपन को सह सकते हैं, वो कंपन को सह सकते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अब आपके लिए एक क्वेश्चन कि बच्चों जो रिक्टर स्केल होता है उसका काम क्या होता है, जो रिक्टर स्केल होता है उसका काम क्या होता है, ये है आपका क्वेश्चन। आप इसको कमेंट करके बताइए मुझे क्या है इसका आंसर। बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा सम नेचुरल फिनोमिनन, हमने लाइटनिंग देखा और अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।